हिंदुस्तानियों ने लगभग 250 साल तक अंग्रेजों की गुलामी, अमानवीय जुल्म और अत्याचारों के खिलाफ लगातार संघर्ष किया। इस आजादी की लड़ाई में न जाने कितने ही बच्चे, बूढ़े और जवानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। उन्हीं बलिदानों की बदौलत आज हम एक आजाद देश में खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं और आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मना पा रहे हैं। लेकिन अंग्रेज हमेशा से भारत में नहीं थे। जब वे समुद्री रास्तों से भारत पहुंचे, उस समय यहाँ मुगलों का शासन था। अगर मुगल चाहते तो अंग्रेज भारत में कदम भी नहीं रख सकते थे, क्योंकि उस दौर में भारत में एक बेहद शक्तिशाली मुगल साम्राज्य मौजूद था। एक ओर मुगलों की विशाल और संगठित सल्तनत थी, तो दूसरी ओर मातृभूमि पर मर मिटने वाले मराठा। ऐसे हालात में अंग्रेजों के लिए भारत में राज करना आसान नहीं था। उन्हें हर कदम पर कड़ी मेहनत और चालाकी दिखानी पड़ी। मगर धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपनी साजिशों और कूटनीति के जरिए हिंदुस्तान पर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया और अंततः उन्होंने पूरे मुगल साम्राज्य को ही कमजोर कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतना शक्तिशाली मुगल साम्राज्य अंग्रेजों के सामने कैसे टूट गया। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास के एक और अहम अध्याय को। इतिहास बताता है कि 16वीं सदी के अंत में भारत इतना समृद्ध था कि पूरी दुनिया के कुल उत्पादन का लगभग 1/4 हिस्सा अकेले भारत में होता था। यही वजह थी कि भारत को उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था और पूरी दुनिया की नज़र इसी पर टिकी हुई थी। उस समय दिल्ली की गद्दी पर सम्राट अकबर का शासन था और कहा जाता है कि वे अपने द्वार के सबसे अमीर शासकों में से एक थे। वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन गृहयुद्ध से जूझ रहा था। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर थी। गृहयुद्ध के चलते ब्रिटेन वैश्विक स्तर पर केवल 3 से 4% उत्पादन ही कर पा रहा था। इसी दौरान पुर्तगाल और स्पेन ब्रिटेन से कहीं आगे निकल चुके थे। हालात इतने खराब थे कि ब्रिटिश लुटेरे नाविक भी पुर्तगाली जहाज़ों को लूटकर अपना गुजारा करते थे, क्योंकि खुद ब्रिटेन में लूटने लायक कुछ बचा ही नहीं था। इसी बीच एक ब्रिटिश नाविक को समुद्री यात्रा के दौरान भारत की अपार संपदा और समृद्धि के बारे में पता चला। यह खबर जल्द ही ब्रिटिश सरकार तक पहुंच गई। फिर आया साल 1600, जब करीब 200 ब्रिटिश व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी के सदस्यों ने अपनी योजनाएं और नीतियां महारानी एलिजाबेथ को बताईं और महारानी ने भी इस कंपनी को पूरा समर्थन देने का फैसला कर लिया। इधर भारत में अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और उनके बाद उनके बेटे जहांगीर मुगल गद्दी पर बैठ चुके थे। साल 1608 में जहां एक ओर जहांगीर पूरे हिंदुस्तान पर शासन कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर कैप्टन विलियम हॉकिंस समुद्री रास्ते से गुजरात के सूरत बंदरगाह पर पहुंच चुका था। उनके भारत आगमन के साथ ही मानो देश पर एक काली छाया मंडराने लगी, जिसने आने वाले वर्षों में भारत को ऐसा दर्दनाक इतिहास दिया जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। अंग्रेजों ने भारत में पहुंचते ही ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत व्यापार करने की इच्छा जताई और कीमती उपहारों के साथ कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचा। शुरुआत में पुर्तगालियों के दबाव के कारण जहांगीर ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, लेकिन अंग्रेज हार मानने वालों में से नहीं थे। वे बार बार नए नए फायदे और व्यापारिक शर्तें जोड़ते हुए जहांगीर के दरबार में जाते रहे। आखिरकार कुछ समय बाद जहांगीर ने उन्हें भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी। इस अनुमति के मिलते ही अंग्रेजों ने सूरत, मुंबई, मद्रास और पटना जैसे शहरों में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर दीं। शुरुआत में उन्होंने स्थानीय लोगों को रोजगार दिया और अच्छी तनख्वाह भी दी, जिससे लोग उनसे प्रभावित होने लगे। धीरे धीरे कई भारतीय व्यापारी भी ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़ गए, लेकिन यह सब ज़्यादा समय तक नहीं चला। जैसे जैसे अंग्रेज़ों का व्यापार बढ़ता गया, वैसे वैसे उनके मन में लालच भी बढ़ता चला गया। अब उनका मकसद सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि भारत की सत्ता पर कब्जा करना था। इसी सोच के तहत 1686 में अंग्रेज़ों ने मुगलों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। औरंगजेब के नेतृत्व में मुगल सेना ने अंग्रेज़ों को बुरी तरह हरा दिया। इस हार से अंग्रेज़ों को यह समझ आ गया कि वे मुगलों को सीधे युद्ध में नहीं हरा सकते, लेकिन भारत पर राज करने का सपना वे छोड़ना भी नहीं चाहते थे।
इसलिए उन्होंने एक नई नीति अपनाई जिसे आज हम डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और राज करो के नाम से जानते हैं। हार के बाद अंग्रेज़ों ने औरंगज़ेब से माफ़ी मांगी और दोबारा ऐसी गलती न करने का वादा किया। औरंगज़ेब ने जुर्माना लगाकर उन्हें माफ़ कर दिया और व्यापार जारी रखने की अनुमति भी दे दी। यही माफ़ी आगे चलकर मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनी। 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता कमज़ोर पड़ने लगी। गद्दी के लिए आपसी संघर्ष शुरू हो गया और कई अनुभवहीन शासक बादशाह बन बैठे जो साम्राज्य को ठीक से संभाल नहीं पाए। ये शासक बार बार नियम बदलते रहे जिससे शासन व्यवस्था पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई। इसी कमजोरी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। उन्होंने एक फरमान के जरिए बेहद मामूली कर पर बिना किसी रोक टोक के व्यापार करने की अनुमति हासिल कर ली। इसी दौरान फारस के राजा ने भारत पर हमला कर दिया। मुगल शासक इस कदर लापरवाह हो चुके थे कि उन्हें इस हमले की भनक तक नहीं लगी। फारसी सेना दिल्ली तक पहुंच गई और हालात पूरी तरह बिगड़ गए। दिल्ली को बचाने के लिए मुगलों को करीब 2 करोड़ रुपए और अनगिनत कीमती हीरे जवाहरात देने पड़े। इस लूट के बाद मुगल साम्राज्य पूरी तरह कमजोर हो गया। अब अंग्रेजों की चालें साफ दिखने लगी थीं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध छेड़ा। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फूट डालकर अपनी नीति को सफलतापूर्वक लागू किया। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार के बाद अंग्रेजों ने उनके सेनापति को अपने पक्ष में कर बंगाल का नवाब बना दिया। 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को भी हरा दिया। इसके बाद निज़ाम, मराठा और अन्य रियासतों के बीच भी फूट डालकर अंग्रेजों ने एक एक कर सबको कमज़ोर कर दिया। 18वीं सदी तक आते आते उन्होंने लगभग पूरे भारत पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद अंग्रेजों ने मनमाने टैक्स लगाए और भारत को आर्थिक रूप से अंदर तक लूट लिया। अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए उन्होंने बड़े बड़े जमींदारों और प्रभावशाली लोगों को भी अपने साथ मिला लिया। हालांकि अंग्रेजों ने शिक्षा व्यवस्था, रेलवे और सड़कों जैसी कुछ व्यवस्थाएं भी लागू की, जिससे कई समाज सुधारक उनसे प्रभावित हो गए। लेकिन यही भरोसा आगे चलकर भारत के लिए घातक साबित हुआ। 1857 की आज़ादी की पहली लड़ाई में कई जमींदार और प्रभावशाली लोग अंग्रेजों के साथ खड़े हो गए, जिससे क्रांति कमजोर पड़ गई। अंततः अंग्रेजों ने भारत पर पूरी तरह कब्जा कर लिया और मुगल साम्राज्य का अंत कर दिया। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने बंदी बनाकर रंगून भेज दिया और उनके पूरे खानदान को खत्म कर दिया। तो दोस्तों, ये थी वह दर्दनाक कहानी जहां मुगलों की आपसी लड़ाइयों और निजी स्वार्थ ने अंग्रेजों को भारत में जड़ें जमाने का मौका दे दिया। आपके हिसाब से क्या अंग्रेजों के आगमन के लिए मुगल साम्राज्य जिम्मेदार था? नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।